अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी हमारी बहुत अच्छी लिसनर है नादिया खान। उन्होंने हमसे शेयर की। नादिया कहती हैं कि ये वाक़या मेरे कज़न का है जिसका नाम जुनेद है और कराची में ही रहते हैं। मेरा कज़न हमेशा सैटरडे नाइट को अपने दोस्तों के साथ कराची के साहिली इलाके समंदर यानी CVO की तरफ चला जाता है। वहाँ जाना उसे अच्छा लगता है और हर सैटरडे नाइट को अक्सर जाना उसकी रूटीन बन गई थी। ये वाक़या पिछले साल का है, 2022 का, जब मेरा कज़न वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ गया था। मेरे कज़न का एक दोस्त है जिसका नाम भी जुनेद है। वो दोनों हम नाम हैं और जुनेद की आदत ये है कि मुदाखलत करना। अब उसे तजस्सुस हो रहा है। जब भी कोई मामलात हों, किसी न किसी के मामले में जुनेद हमेशा मुदाखलत करता था। उस रात चाँद पूरी तरह से रोशन था। 14वीं का चाँद था। बहुत रौनक ही रौनक थी। रोशनी की वजह से समंदर भी दिख रहा था। मेरा कज़न और उसका दोस्त जुनेद वहाँ पर बैठे हुए थे। आपस में गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अचानक निगाह पड़ी। सामने देखते हैं कि समंदर की तरफ तकरीबन बड़ी उम्र का आदमी, उसके हाथ में एक पानी की बाल्टी थी और वो उस बाल्टी को समंदर से भर के कहीं किसी जगह पर पानी फेंक रहा था। ये अमल देखकर ये दोनों भी काफ़ी हैरान हुए कि बाल्टी से समंदर के पानी को भर के कहीं किसी जगह पर फेंकना उसका क्या तक हो सकता है। तो हमेशा की तरह मेरे कज़न जुनेद का जो दोस्त था, उसका नाम भी जुनेद है, वो कहने लगा कि चलो यार चल के देखते हैं। तो मेरे कज़न ने कहा कि नहीं, रुक जाओ, हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, हमें क्या लेना देना, वो कुछ भी करे, बेहतर ये है कि यहाँ पर बैठ जाओ। लेकिन हमेशा की तरह उसने कहा कि नहीं, हमें देखना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। समंदर से बाल्टी पानी भर भर के कहीं किसी जगह पर फेंकना, ये तो बहुत अजीब सा अमल है। मेरा कज़न और उसका दोस्त जो है वो बाउंड्री वॉल पर बैठे हुए थे। आप में से अगर कोई कराची समंदरी इलाके की तरफ आया है, CVO पर बाउंड्री वॉल लगी हुई है। अक्सर और बेशतर फैमिलीज़ भी वहाँ जाकर बैठ जाती हैं और समंदर का नज़ारा एंजॉय करती हैं। वहीं पर बैठे बैठे ये दोनों वहाँ देख रहे थे कि आखिरकार मेरे कज़न का दोस्त जुनेद उतरा और वहाँ जाने लगा और वो चला गया। अब ये उसे देख रहा था कि ये काफ़ी देर से उस शख्स के साथ जाकर बातें करने लगा। अब 5 से 7 मिनट हो गए, लेकिन वो वहीं पर मुस्तकिल इसी के साथ खड़ा रहा और बातें करते जा रहा था। मेरे कज़न ने देखा कि ये क्या मामला है, इतनी देर से ये इससे मुस्तकिल बातें कर रहा है। आखिर ऐसी क्या गुफ्तगू है जो ख़त्म ही नहीं हो रही, वो भी अनजान शख्स के साथ। उसे वापस आ जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए। और जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा उसे लेने के लिए, तो एकदम से वो भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था और बहुत घबराहट के मारे, जैसे उसे सर पर कोई चोट लगी हो या उसे किसी ने मारा हो। वो फिर गिरा और फिर उठा और मेरी तरफ आ रहा था, बहुत घबराहट के मारे। जब वो मुझ तक पहुंचा और कहने लगा कि यहाँ से निकलो, मैंने कहा कि हुआ क्या? कह रहा है वो मुझे मार देगी। मैंने कहा कौन मारेगी? कहने लगा कि वो मुझे मार देगी, वो बहुत ही ख़तरनाक सी थी, वो मुझे मार देगी। और मैंने कहा कि कौन मार देगी? वो तो आदमी है, वो मारेगा या मारेगी? ये क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा कि यहाँ से निकलो और उसकी घबराहट देख के मैं भी डर गया। मेरे कज़न ने उसे अपने साथ लिया और वहाँ से निकला। जब वो बाउंड्री क्रॉस करके बाइक की तरफ आए तो बाइक पंचर थी। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक था। इसी वक्त बाइक पंचर। अचानक से बाइक जिस तरह पंचर थी, चलना नामुमकिन था। वहाँ से भागे और थोड़ा सा करीब आगे गए। मेरे कज़न के दोस्त ने कहना शुरू कर दिया कि फ़ौरन नंबर मिलाओ, इसी इमाम साहब का। उसने कहा कि कौन? कहने लगे वही जो हमारे करीब एक शख्स है जो आलिम भी है, उसे फ़ोन लगाओ, मैं उसे जानता हूँ। वो किसी साहिब इल्म शख्स को जानता था जो उसका बहुत करीबी था। उसे फ़ोन मिलाने लगा। इत्तेफाक ये था, रात के 2 बजने के बावजूद भी उसने फ़ोन उठा लिया। और जैसे उसने फ़ोन उठाया, उसने बात की घबराहट के मारे। तो उसने कहा कि तुम आधी रात को यहाँ CVO में क्या कर रहे हो? तुम्हारा वहाँ पे क्या काम है?
اپنے ساتھ پیش آیا ہوا حادثہ انہوں نے اس سے بیان کیا تو اس نے کہا کہ فوری طور پر پہلے تو اس جگہ سے نکلو، جتنا جلدی ہو سکے وہ جگہ ترک کرو اور اس کے بعد کسی طرح میرے گھر پہنچو۔ وہاں سے وہ دونوں آگے گئے تو وہاں پر ایک رکشہ مل گیا۔ اس رکشے کے ذریعے سیدھا امام صاحب کے گھر پہنچے۔ وہ جو صاحب علم شخص تھے اس کے گھر پہنچ گئے اور راستے میں میرے کزن نے مجھے بتایا کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ مار دے گی۔ جب میں وہاں پہنچا اس آدمی کو دیکھا تو وہ سمندر سے پانی بھر بھر کے اور سمندر کے پاس ہی ریت میں اس نے گڑھا کیا ہوا تھا، بہت بڑا۔ اس گڑھے میں ایک عورت تھی اندر، اور وہ عورت اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جس طرح کوئی چلہ کاٹ رہا ہوتا ہے، اپنی دونوں ٹانگیں باندھ کے اس طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس موم بتیاں جل رہی تھیں سمندر کی ریت میں، اسی گڑھے کے اندر، اور وہ بالٹی میں جو سمندر کا پانی تھا وہ عورت کے اوپر پھینکتے جا رہا تھا۔ یہی عمل وہ بار بار کر رہا تھا۔ جب میں گیا میں نے دیکھا تو میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہے، عورت اس گڑھے کے اندر ہے اور یہ اس کے اوپر پانی پھینکتے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے، ہوا کیا؟ اس نے مجھے بتایا نہیں۔ میں نے عورت کی طرف مستقل دیکھا تو عورت نے اچانک اپنی نگاہیں اوپر کی۔ اس کی آنکھیں گویا چمک رہی تھیں کہ آگ برس رہی ہو، بہت ہی ہولناک سی تھی۔ عجب نہیں کہ وہ مجھے مار دیتی۔ وہ عورت بہت ہی عجیب سی تھی۔ عورت کی آنکھیں اتنی بھیانک اور ڈراؤنی لگ رہی تھیں، گویا کوئی اینٹٹی اس کے اندر آ چکی ہو۔ اور وہ جو شخص وہاں کھڑا تھا، میرے سر پر اس نے بری طرح سے بالٹیاں مارے، جس کی وجہ سے وہاں سے میں بھاگا، اور عورت نے کہا کہ ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تم نے ہمارا کام خراب کر دیا۔ وہاں سے بھاگا اور سیدھا تمہارے پاس آیا۔ میرے کزن نے کہا کہ لیکن وہ شخص تو وہیں پر کھڑا تھا اور وہ تم سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے میرے سر پر مستقل بالٹیاں ماری اور اس کے جسم میں بڑے بڑے پنجوں کے نشان بھی تھے، جس طرح کسی عورت نے اسے مارا ہو۔ اور یہی باتیں کرتے وہ امام صاحب کے گھر پہنچ گئے، اور وہاں پر امام صاحب نے اسے دم بھی کیا اور اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کالا علم کر رہے ہوں اور تم نے اس میں خلل پیدا کی تو وہ تم سے بدلہ لینا چاہ رہی ہوں، اور جب وہ کالا علم کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس وقت جنات، شیاطین، جنات اس کے قریب ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے عمل کا حصہ، ان کے عمل کا طریقہ ہی یہی ہو کہ اسے سمندر کے پاس کرنا ہو کوئی عمل، اور اس طرح شیاطین، جنات ان کے پاس ہوں گے اور انہوں نے تمہیں مارا ہو۔ بچ گئے۔ آج کے بعد ایسی غلطی کبھی مت کرنا، کبھی مداخلت مت کرنا۔ اچھا گائز، آج کی یہ جو دوسری سٹوری ہے، یہ سٹوری سارا نے پنجاب سے شیئر کی ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو واقعہ ہے یہ 2007 اور 2008 میں ان کے ساتھ پیش آیا تھا، اور جب یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا تو دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا، شدید سردی ہو رہی تھی، اور یہ پنجاب سے یعنی کہ لاہور سے گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب ہم لاہور سے نکلے تھے تو اس وقت بھی سردی تھی، بہت زیادہ دھند ہوئی تھی، لیکن کیونکہ اتنا زیادہ ڈسٹینس نہیں تھا تو ہمیں یقین تھا کہ ہم خیریت سے اپنی منزل پر یا اپنے گاؤں میں پہنچ جائیں گے۔ ہم لوگ جب لاہور سے نکلے تھے تو رات کے تقریباً 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا، تو اتفاق سے جو ہماری گاڑی تھی، جو کہ اس وقت بھی نیو کار تھی، اس نے ایک دم سے جھٹکے لینا شروع کر دیے، اور جب ہماری گاڑی نے جھٹکے لینا شروع کیے تھے تو ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر یا ایسے مقام پر موجود تھے جہاں پر دونوں طرف کھیت ہی کھیت موجود تھے، اور دور کہیں جا کے ایک لائٹ یا ایک روشنی سی نظر آ رہی تھی۔ اب جب ہماری گاڑی خراب ہوئی تو سب سے پہلے میرے گھر والوں نے یا جو بھی مرد تھے انہوں نے باہر نکال کے گاڑی کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا فالٹ ہو یا کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے گاڑی بند ہو چکی ہو۔ جیسے ہی یہ فالٹ دور ہوگا تو گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اسی دورانیے میں جبکہ جو بھی مرد تھے وہ سارے کے سارے بونٹ کھول کے گاڑی کو دیکھ رہے تھے، تو اتفاق سے میں سب سے پیچھے والی سیٹ پر موجود تھی، اور میرا جو فیس تھا وہ سیدھے ہاتھ پر جو کھیت موجود تھے، نہ صرف ان کھیتوں کی طرف تھا بلکہ ان کھیتوں کے درمیان میں جہاں پر بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے، میں اس طرف مسلسل دیکھ رہی تھی۔ یہ جو درخت لگے ہوئے تھے یہ ہماری گاڑی سے تقریباً 40 یا 45 فٹ کے فاصلے پر موجود تھے۔ خیر، جبکہ میں اتنی رات میں ہلکی ہلکی دھند میں ان درختوں پر غور کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے جو ایک برگد کا درخت ہے اس درخت کے اوپر کوئی موومنٹ ہو رہی ہے۔
अच्छा, बाकी जितने भी दरख्त थे उन पर ना कोई मूवमेंट हो रही थी, ना उनके पत्ते हिल रहे थे, जबकि स्पेसिफिकली ये जो बरगद का दरख्त था ना सिर्फ हिल रहा था बल्कि एग्जैक्टली लग रहा था कि कोई ना कोई है जो दरख्त के ऊपर मौजूद है। मैं मुसलसल उसी दरख्त पर इसी टहनी की तरफ गौर कर रही थी कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि उस दरख्त में से आहिस्ता आहिस्ता करके किसी ने नीचे उतरना शुरू किया है। अब जैसे ही मैंने मज़ीद गौर किया तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जो भी दरख्त में मौजूद था उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, और ना सिर्फ सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है बल्कि इतनी दूर से भी उसके चेहरे पर जो दो आंखें मौजूद हैं वो लाल शोलों की तरह या लाल अंगारों की तरह मुसलसल चमक रही हैं। अब मैं उसके ऊपर मज़ीद गौर कर रही थी और मैं चाहती थी कि मुझे पता चले कि आखिर ये कौन है जो दरख्त से नीचे उतर रहा है। इसी दौरानिए में जब मैंने उसके चेहरे पर मज़ीद गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसका जो चेहरा है वो बहुत ही खौफनाक चेहरा है और उसके चेहरे पर जगह जगह कट्स लगे हुए हैं, या उसके चेहरे से ख़ास तौर पर उसकी ज़बान से खून रस रहा है। अब जैसे ही मैंने सब कुछ देखा तो मेरे बराबर में मेरा भाई मौजूद था। मैंने अपने भाई को कहनी मारी, मैं उसको इशारा करने लगी और मैं चाहती थी कि वो भी उस तरफ देखे जिस तरफ मैं देख रही हूँ। अब जैसे ही मैंने अपने भाई के कंधे पर कहनी मारी तो उसने भी उस तरफ देखना शुरू कर दिया जिस तरफ मैं देख रही थी। मेरे भाई ने भी यही देखा कि वो जो औरत थी जो कि बहुत ही खौफनाक शक्ल की हामिल थी वो दरख्त से एकदम से नीचे उतरी है, और ना सिर्फ नीचे उतरी है बल्कि एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है। जैसे ही मेरे भाई ने और मैंने उस औरत को अपनी तरफ आते हुए देखा तो हम लोगों ने एकदम से ना सिर्फ शोर करना शुरू किया बल्कि मैंने अपने फादर को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। अब मेरा भाई भी मैं भी अपने फादर की तरफ देख रहे थे और उनको चीख के पुकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारे मुंह से ना आवाज़ निकल रही है ना ही हम चीख पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों का जो जिस्म है वो मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो चुका है। इसी दौरानिए में एकदम से जब हम दोनों ने सीधे हाथ पर यानी उस दरख्त की तरफ दोबारा से देखा तो इसी दौरानिए में वो जो औरत थी वो हमारी गाड़ी के इस कदर करीब आ चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके और हमारे दरमियान मुश्किल से 10 या 12 फुट का फासला मौजूद है। अब जैसे ही मेरे भाई ने उस औरत को इस कदर करीब देखा तो उसने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मेरे भाई ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो औरत थी बजाय उसके कि मज़ीद हमारी तरफ बढ़ती वो एकदम से वापस पलटी और देखते ही देखते उसी दरख्त की तरफ बढ़ती चली गई। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वो इतनी फुर्ती के साथ ना सिर्फ दरख्त तक पहुंची बल्कि दोबारा से उसी दरख्त के ऊपर चढ़ के दरख्तों के पत्तों में या टहनी में जाके कहीं गायब हो गई। खैर, जैसे ही मेरे भाई ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की थी तो ऐसा लगने लगा था जैसे हम दोनों के जो जिस्म हैं वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके हैं, और वो जो पहले वाली कैफियत थी कि हम चाहने के बावजूद भी ना आयतुल कुर्सी पढ़ पा रहे थे ना ही अपने पेरेंट्स को आवाज़ दे पा रहे थे, वो सब ख़त्म हो चुकी थी। खैर, जब हम लोग घर पहुँचे तो मुझे और मेरे भाई को बहुत शदीद बुखार हो चुका था। 1 हफ्ते तक हम दोनों को शदीद बुखार रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम दोनों की तबीयत नॉर्मल हो गई। जब बाद में हमने अपने पेरेंट्स से इस वाक़या का जिक्र किया तो मेरे फादर का कहना था कि जहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी वो जो एरिया है, ख़ास तौर पर वो जो पट्टी है जहाँ पर दोनों तरफ खेत मौजूद हैं और वहाँ पर जो एक बरगद का दरख्त नज़र आया करता है, उस दरख्त के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी किस मौजू पर सुनना चाहते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।